बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी को 5 माह मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान जंगबंदी भी हुई और दोबारा हालात कशीदा हुए, लेकिन अब एक बार फिर दोनों ममालिक ने सिफारतकारी को एक और मौका देने का फैसला किया है। ये एक मस्बत पेशरफ्त जरूर है, लेकिन बदएतमादी की फजा बदस्तूर कायम है, जिसके फौरी तौर पर खत्म होने के कोई ज्यादा इम्कान नहीं। ईरान की आला फौजी कमान खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट्रल हेडक्वार्टर ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि अमेरिका ने अगर ईरानी बंदरगाहों की दोबारा बहरी नाकाबंदी करने की कोशिश की तो उसे जंग में तौसी समझा जाएगा। ईरान का यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब खित्ते में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोक दिया है और मुज़ाकरात के लिए दोबारा कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अब भी ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखे हुए है, जिसके बायस खित्ते में न सिर्फ फौजी तनाव बढ़ा है बल्कि आलमी तजारत और खास तौर पर तवानाई की तरसील भी मुतासिर हुई है। दूसरी जानिब ईरान ने यह दावा किया है कि आबनाए हरमुज़ ताहाल बंद है और उसकी बुनियादी वजह अमरीकी कार्रवाइयां हैं, जिसके बायस खित्ते में अब भी अदम इस्तेहकाम बरकरार है। इस दौरान ओमान ने आबनाए हरमुज़ का इंतजाम मुश्तरका इलाकाई निज़ाम के तहत चलाने की तजवीज़ पेश की। उस मॉडल में रज़ाकाराना फीस के जरिए जहाज रानी और सिक्योरिटी से मुतल्लिक अखराजात पूरे करने की बात की गई, लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया कि ओमान के साथ इस मामले पर होने वाली बातचीत अमेरिका से अलग और सिर्फ दो तरफा नौइयत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान यह दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त अच्छी बातचीत जारी है और मुमकिन मुआहदे का इम्कान मौजूद है। यूं 2 हफ्तों के शदीद हमलों के बाद वक्ती तौर पर यह सिलसिला रुक चुका है और गुज़श्ता 3 दिनों में किसी बड़े हमले की इत्तला नहीं मिली, लेकिन खित्ते में मौजूद मुसल्लह गिरोहों की जानिब से वक्फे से होने वाली कार्रवाइयां ये जाहिर कर रही हैं कि कशीदगी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस दौरान अमेरिका पहुंच चुके हैं। ट्रंप से उनकी मुलाकात में ईरान पर तफसीली बातचीत का इम्कान है। दूसरी जानिब इलाकाई सतह पर सालसी की कोशिशें तेज हो चुकी हैं, जिनमें ओमान, कतर और पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहे हैं ताकि दोनों ममालिक को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए और एक काबिल अमल जंगबंदी की राह हमवार की जाए। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान ने खुद मुज़ाकरात की दरखास्त की, जबकि ईरान इस बात की तरदीद करता है और कहता है कि इस वक्त कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही और सालिसों के जरिए सिर्फ पैगामात का तबादला जारी है। दोनों ममालिक के बयानी में मौजूद ये फर्क भी अमेरिका और ईरान में बदएतमादी को जाहिर करता है। आलमी मंडी पर इस कशीदगी के असरात वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। तेल की कीमतें मुज़ाकरात की उम्मीद के बायस कम होकर तकरीबन 86.89 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ चुकी हैं, जो हालिया हफ्तों की कम तरीन सतह है। तजियाकारों का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान अगर कशीदगी दोबारा बढ़ी तो उसके असरात न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मईशत और खास तौर पर तवानाई के शोबे पर भी मुरतब हो सकते हैं। यूं ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया तनाज़ा इस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां बज़ाहिर जंग रुकी हुई है, लेकिन बुनियादी इख्तिलाफात जूं के तूं हैं। सिफारतकारी को एक और मौका जरूर दिया जा रहा है, मगर बदएतमादी अब भी बरकरार है, जिसने हालिया सिफारती कोशिशों की कामयाबी पर सवालिया निशान लगाया हुआ। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारिड़ साहब और साबिक मुशीर अमरीकी सदर जो बाइडन शाहिद खान साहब ने। मैं दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। शाहिद खान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त 13 रोज़ा एक दूसरे पर हमलों के बाद एक MOU पहले साइन हुआ, वो भी एक जंग के बाद। फिर उससे पहले एक ओमान के अंदर गुफ्तगू हो रही थी, उसी का नतीजा जंग रही। फिर पिछले साल एक जंग चल रही थी, उससे पहले एक मुज़ाकरात चल रहे थे। तो सर, क्या अब की बार कोई सॉलिड पॉइंट है कि जिसके बारे में हम कोई नतीजा अखज़ कर सकें कि इससे मुस्तकबिल करीब के जो दिन हैं उसके इशारे मुस्बत समत में हमें देखने को मिलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, इस वक्त की जो सिचुएशन है इस वेरी फ्लूइड। ईरान ये समझता है कि उन्हें लेवरेज है डोनाल्ड ट्रंप पर, और वो समझता है कि जितनी हम इस वॉर को सस्टेन कर सकते हैं तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, वो ये समझते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। उसके साथ साथ जो ओमान वाली अभी आपने बात की, ओमान में जो बात हो रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कंट्रोल की बात हो रही है बिटवीन Iran and Oman. It has nothing to do with this war, even though on sidelines probably होती है, but the focus is different. अब ईरान किसी सूरत भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल लूज नहीं करने चाहता, और वो ये चाहता है कि, और वो ये समझता है, चाहता तो यही है, लेकिन वो ईरान ये समझता है कि जितनी ये वॉर लिंगर ऑन होगी और डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल गेट वीकर, क्योंकि ये सस्टेन कर सकते हैं ईरानी, और हम अपनी पसंद की शराइत मनवा सकते हैं, विच प्रॉबेबली इज़ नॉट ए गुड आइडिया। जो
इस वक्त जो जो टैक्टिकल पॉज है वॉर का, इट्स अ मिलिट्री टर्म, सो इट इज वॉर इज नॉट एंडेड, so it's a pause for a little while and he can start again. तो इसमें जो नुकसान ज़्यादा है, अब जो अनफॉर्चुनेट जो हुआ, पहले तो प्रिंसिपल पोजीशन यही है कि ईरान पे अटैक नहीं होना चाहिए था। इजराइल अमेरिका ने जो किया वो वाज अनफेयर, अननेसेसरी एंड अनकॉल्ड फॉर। वो अटैक हो गया अब ईरान के साथ। अब जो निगोशिएशन हो रही हैं, पाकिस्तान का जो कलीदी रोल है इसमें, वो आप देखिए MOU जो साइन हुआ, वो MOU इज टू टिल्टेड टुवर्ड्स ईरान। ईरान को ये समझ है इस बात की कि MOU बहुत फेवरेबल है ईरान के लिए, क्योंकि उसमें अमेरिका के लिए तो कुछ भी नहीं है। और अमेरिका में यही बातें होती हैं कि ये किस किस्म की वॉर थी, और जिसके बाद ये MOU हुआ कि जिसमें सारे का सारा जो बेनिफिट है वो ईरान को जा रहा है, तो ये किस किस्म का MOU है। और अगर ये वॉर कंटिन्यू रही, और जैसा कि आई सेड इट्स अ टैक्टिकल पॉज, तो फिर ये ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह होगा। ईरान के रोड्स एंड ब्रिजेस एंड रेल रोड्स एंड द टावर्स, एवरीथिंग विल बी गॉन, और ईरान विल बी 20 years बिहाइंड बिफोर दे नो। और अभी उनके पास वो वाले रिसोर्सेज पे नहीं है कि वो बिल्ड कर सके। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया फॉर ईरान टू negotiate and get to the point and get the best यानी deal they अच्छा can for आइडिया तो है their- कि for their निगोशिएट own किया जाए। ये आइडियाज तो कई सालों तक रहे। तारड़ साहब, मुझे नहीं मालूम कि किसने सबसे पहले राब्ता किया, ईरान ने किया, अमेरिका ने किया, या किस सालिस ने करवाया। ना मैं ईरानी हूँ, ना मैं अमेरिकन हूँ, ना मैं उन खलीजी ममालिक में से हूँ जो मुतासरीन में से है, ना मैं इसराइली हूँ। सर, मैं एक आम शहरी हूँ जिसने खबरें देखी हैं और खबरों का तज्जिया किया है। मेरा सवाल ये है कि जब जनेवा के अंदर चल रहा था तो हमें ये लगा कि चलो 40 साल रकाबत ख़त्म हो रही है। बाद में पता चला जी अमेरिका और इसराइल ने मिलकर 2025 में ईरान के ऊपर हमला कर दिया। बाद में ओमान में चल रही थी तो हमने कहा चलो अब ख़त्म। बाद में पता चला जी कि फिर उन्होंने हमले कर दिए। बाद में हमने कहीं सुलह करवाई, इस्लामाबाद आए, वापस गए, फिर बदएतमादी फैल गई। फिर बाद में ये गए हैं जनेवा के अंदर, वहाँ पर बातें हुई, फिर उसके बाद हमले हो गए। अब फिर एक नए MOU की या पुराने MOU को आगे बढ़ाने की बातें हो रही हैं। तो अब की बार मेरे लिए क्या खबर या तज्जिया हो सकता है कि मुझे ये लगे कि मेरे लिए आने वाले दिन आसानी के हैं, मेरी महंगाई कम होगी, मुआशी असरात कम होंगे, तेल सस्ता मिलेगा, इनकी जंगें रुक जाएंगी? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जब सुप्रीम लीडर की तदफीन हुई है, उसके बाद पासदारान इनकलाब का जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान को छू रहा है, बल्कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, कू की धमकियां दे चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, CNN ने रिपोर्ट किया है। आपने देखा होगा कि उनके अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं। जब इस वक्त सदर पेशकियान ने कंधा दिया सुप्रीम लीडर के जनाजे को, तो नीचे से नारे लगे थे डेथ टू द नेगोशिएटर्स, और दूसरा पथराव किया था राकची साहब पे, उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। तो उसके बाद दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा कि जो 45 साल में उनकी तरबियत की गई है कि शहादत है या गाजी है, उनका भी तो कुछ करना होगा। और उसके बाद आप देखें, उन्होंने अपने कतरी एक नेगोशिएटर, उसके जहाज के ऊपर ही हमला कर दिया था। तो दर हकीकत इस वक्त देखा जाए तो जिस तरह खुद पहले शायद खान साहब फरमा रहे थे कि 14 के 14 पॉइंट जो थे पिछले मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद अकॉर्ड के, सारे ईरान के फेवर में थे। अमेरिका इनके ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम को भी हजम कर चुका था, जो कि इजराइल उसके ऊपर उसके खिलाफ था। लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो फिर इसी तरह होता है। अब ये जंगें बढ़ती नजर आ रही हैं। कैस्पियन सी के अंदर यूक्रेन इन्वॉल्व हो चुका है, बल्कि कल का टेलीग्राफ है, उसने कहा है कि सोमाली कजाक जो है वो भी एक्टिव हो चुके हैं। और तीसरी बात अर्ज ये करना चाहूंगा कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज और बाबुल मंदब ये सिर्फ दो चौक पॉइंट नहीं है, दुनिया में और भी मलाका है, स्वेस कनाल है, पनामा कनाल है। अगर आप महंगाई की बात करते हैं एज ए सिटीजन, अगर इस फैशन को इस जारियत को जारी रखा जाए तो फिर सारे पैसे तो कंज्यूमर ने देने हैं ना। मेरा मकसद तो ये है कि अगर आज बाबर मंदब के अंदर भी होतीज भी एक्टिव होते हैं, सोमालियन भी एक्टिव होते हैं, तो पैसे तो शहरी ने देने हैं, आपने और मैंने देने हैं। तो दर हकीकत ये देखा जाए, इस वक्त ईरान अपनी गुडविल लूज करता नजर आ रहा है, अच्छा, जारे नजर आ रहा है। और इस वक्त आज अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब पाकिस्तान को कह रहा है
कि आप प्रपोजल दें इस्लामाबाद, जनेवा या दोहा में, हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान की सूरत हाल देखें जरा, मैं 2 मिनट उनकी तरफ जाना चाहूंगा। ईरान सबसे पहले तो ब्रिक्स का बहाना बना के तो भारत चला गया, उसके बाद आप देखें कि डॉलरों की खातर आपको छोड़ के कतर के बैंड वैगन पे चढ़ गया, और फिर उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से वो डायरेक्ट मुख्तलिफ किस्म के नेगोशिएटर आपको अबेंडन करके वो करता रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान की पोजीशन नॉट ट्रस्ट वर्दी टू बिगिन विद। डोनाल्ड ट्रंप, यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंटें पिछले 2-3 दिनों से आ रही हैं कि वी आर बीइंग नाइस, और ये आखिरी मौका होगा नेगोशिएट करने का। सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की तरफ के ऊपर कि गल्फ कंट्री, जीसीसी कंट्रीज जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि जंग को खत्म किया जाए। अदरवाइज ये दुनिया में जो मिथ बनाई जा रही है ना कि अमेरिका के पास असला खत्म हो गया, तो अर्ज ये करना चाहूंगा, जुलाई में अभी $2.5 बिलियन का असला कुवैत को दिया गया है, $2 बिलियन का असला सऊदी अरेबिया को बेचा गया है। फिर ये एक मिथ बनाई जाती है कि पेंटागन के पास पैसा खत्म हो चुका है। अमेरिका की इकोनॉमी इज स्टिल द नंबर 1 इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। ये मिथ है और इसके हकाइक जो है वो नहीं, डॉलर अमेरिका ने प्रिंट करने हैं ना सर। जाहिर बात है सर, वो बात तो डिनाई की नहीं जा सकती। खान साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर। मेरा सवाल ये कि अभी जो नेतन्याहू साहब पहुंचे हुए हैं अमेरिका के अंदर और उनकी मुलाकात है, इससे हम क्या नतीजा अखज कर सकते हैं? जंग सर शुरू करवाई इजराइल ने, उसके कहने पे अमेरिका कूदा, अमेरिका इस जंग के अंदर मौजूद है, इजराइल खामोश बैठा हुआ है। ये जंग, वो बड़ी एक मजाहिया सी मीम आई थी, उन्होंने कहा जी कि हमला इजराइल के कहने पे किया गया, जवाबी तौर पे हमला जो है वो अरब ममालिक के ऊपर हो रहा है, पिस जो रहे हैं वो खित्ते के दूसरे ममालिक पिस रहे हैं, तो ये जंग की समझ नहीं आई, जंग दोबारा लगाई जाए। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये नेतन्याहू साहब क्या गुफ्तगू करेंगे और उसका नतीजा क्या निकलने वाला है? देखिए, नेतन्याहू जो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में है, वो लिंडजी ग्राहम की फ्यूनरल सेशन के लिए थे, और साथ ही उनकी डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी ऑफ कोर्स। तो नेतन्याहू की जो पोजीशन है इस वक्त अमेरिका में तो बहुत वीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप की कई मरतबा हार्श कन्वर्सेशन उनके साथ हो गई है। जेडी वैंस पब्लिक स्टेटमेंट्स में उन्होंने नेतन्याहू की काफ़ी इंसल्ट भी की है, और उसमें जो नेतन्याहू के साथ उन्होंने इजराइल की बात भी की है कई मरतबा। तो नेतन्याहू की पोजीशन कोई इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। और जो ये वॉर हुई, आपने बिल्कुल सही कहा कि नेतन्याहू और इजराइल की जो इंटेलिजेंस थी, दे बाईपास द यूएस इंटेलिजेंस सिस्टम और गॉट इनटू द ओवल ऑफिस एंड कन्विंस द प्रेसिडेंट कि ये वॉर अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। वो तो ये हो गया, लेकिन इसमें अभी भी जो इजराइल की पोजीशन है वो उतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वॉर के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स अमेरिका में बहुत हाई है, और जैसे कि वो मेरे दोस्त ने कहा कि अमेरिका प्रिंट्स डॉलर, अमेरिका पे स्टैंडर्ड रूल्स वोंट अप्लाई, और पेंटागन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द वर्ल्ड। अमेरिका की $27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, विच इज $10 ट्रिलियन अहेड ऑफ द नंबर 2, तो बहुत बड़ा फर्क है। तो ये अमेरिका को तो कुछ नहीं होता। जो वॉर मशीन है अमेरिका की इज़ वेरी इंटैक्ट, और ये अगर ये सोचा जाए कि कुछ असला को कम हो गया है या बन नहीं सकता, आई थिंक दैट्स नॉट राइट। तो अब ईरान इज़ बिकमिंग लाइक अनरीजनेबल। ईरान अनरीजनेबल पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है, कतर के साथ भी हो रहा है, और ओमान के साथ भी हो रहा है, बिकॉज ये तमाम के तमाम ये चाहते हैं कि इस रीजन में जंग ख़त्म हो। अब पाकिस्तान की जो हमेशा से अनकंडीशनल सपोर्ट रही है ईरान को, बट ईरान नेवर रेसिप्रोकेट। ईरान की एक पोजीशन है, वो कभी इंडिया की तरफ चला जाता है, कभी किसी तरफ चला जाता है, और कभी उसके पाकिस्तान के अंदर वो मिस्क्रिएंट भेजना शुरू कर देता है, और वहाँ पर भी ऐसे सेंटर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है किसी जगह, कई जगहों पर, तो ईरान के उसके ट्रेसेस जो है वो ईरान की तरफ जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग वो ईरान को प्यार करते हैं और ईरान को अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। आई थिंक ईरान शुड अंडरस्टैंड दैट मच बेटर नाउ, एंड दे शुड लिसन टू पाकिस्तान। ठीक, यानी ये ईरान को इस वक्त समझने की जरूरत है। तारड़ साहब, मेरा सवाल ये है कि जब ईरान को ये पता है कि मौसी तौर पे बदहाली हो रही है,
जब ईरान को ये पता है कि बैनुल अक़वामी सतह पे हम अपने वोट गंवाते चले जा रहे हैं, जब उसे ये पता है कि सिंपैथी जो गेन की हुई थी वो इस वक्त डिक्रीज हो रही है, और उसे ये पता है कि हमसायों के साथ मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, तो इस वक्त वो कौन सा उनसर है जो ईरानी दिमाग के अंदर ये बात डाल रहा होगा कि देखें जी, आप तो बर्बादी भी देख रहे हैं, आप तो तबाही भी देख रहे हैं, आपके पास तो मईशत भी नहीं बचेगी, आपके रूट्स भी सारे बंद हो जाएंगे, कैस्पियन सी में भी आप पे हमला हो चुका है, आपने हरमुज आपने बंद की हुई है, उधर बाबुल मंदब आपके लिए दूसरा चौक पॉइंट बन जाएगा, आपके ऑयल टैंकर कहीं नहीं जा सकते, तो इसलिए जंग जारी रखो। वो सोच क्या है जो जंग जारी रखना चाहती है सर? देखिए, इस वक्त मैंने जिस तरह आपको कहा कि वो सोच सिर्फ और सिर्फ उसको बूस्ट मिला है सुप्रीम लीडर के जनाजे पे, जो लोग इकट्ठे हुए वहां पे और फिर दूसरे ममालिक से नुमाइंदे आए, तो वो जो इस वक्त IRGC, नॉट उनकी पॉलिटिकल क्यादत इस वक्त बिल्कुल मफलूज हो चुकी है। पासदराने इनकलाब समझते हैं कि ईरान हमारे अच्छा, वैसे कथा कलामी के लिए माजरत तारड़ साहब माजरत, जंग के आगाज से लेके, ये जंग के आगाज से पहले से बयानिए से लेके अब तक सर ये तो बारहा बताया जा चुका कि वहां पे तबकात हैं, मुख्तलिफ नजरियात हैं, फूट है, IRGC और सोचती है, बसीज और सोचती है, पार्लिमान और सोचती है, वहां के जो मुक्तदर धड़े हैं वो और सोचते हैं, रिजिड जो तबका है वो और सोचता है। लेकिन सर वो जो इतनी देर से सोची जा रहे हैं, इतनी देर से लड़ी जा रहे हैं और इतनी देर से बातें भी किए जा रहे हैं, तो सर इतने तबकात होने के बावजूद भी कोई तब्दीली क्यों नहीं हो सकी? तब्दीली यही नहीं ना, दर हकीकत चेन ऑफ कमांड का इशू है। इराकची साहब खुद कह चुके हैं, यही तो सबसे बड़ा मसला है। एक ग्रुप आगे बढ़ता है, निगोशिएट करता है, दूसरा उसको खराब कर देता है, उसको इसी वजह से तो ये जंग किसी साइड पे जा नहीं रही है। इराकची साहब ने खुद फरमाया है कि हमारे आर्मी जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ रही है, मुख्तलिफ जगहों से लड़ रही है, वो एक चेन ऑफ कमांड ही नहीं है किसी के पास। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये बड़ा खतरनाक सिनेरियो है। अगर इसमें और यही अमेरिकन की सबसे बड़ा इशू है मेरे ख्याल में कि मार्को रूबियो साहब कह चुके हैं, हमारे साथ मुआहदा करते हैं, फिर या उसको ब्रेक कर देते हैं या उसमें से चेंज करना शुरू कर देते हैं चीजें। तो ये जो बड़ा खतरनाक सिनेरियो है, और इसमें अगर देखा जाए तो चाइना इस वक्त, चाइना के लिए ईरान एक रेड लाइन बन चुका है, क्योंकि और उन्हें पता है उनकी एनर्जी रिसोर्सेज चोक हैं, और वो समझते हैं कि ईरान अगर यहां से हार गया तो देन दिस इज चाइनीज डिफीट। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो अगर देखा जाए, वो इतना आसान नहीं है। आज पुतिन साहब हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है, अब दो जंगें इकट्ठी होती नजर आ रही हैं, हालांकि वो थी इकट्ठी लेकिन अब जुड़ती नजर आ रही हैं जब से यूक्रेन ने ईरान के शिप के ऊपर हमला किया है। आज बल्कि बीबी नेतन्याहू व्हाइट हाउस में नहीं मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी आज प्रेसिडेंट ट्रंप से यहां मिल रहे हैं। तो चीजें अब जो एक चल रहा है सेशन इस वक्त, इनडायरेक्टली नेगोशिएशन का जो बातें हो रही हैं, अगर ये आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, अमेरिका इज मेकिंग अप देयर माइंड फॉर फाइनल अटैक, और जो कि मेरे ख्याल में ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। पहले भी उनके एनर्जी रिसोर्सेज बहुत तबाह हो चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर जाएंगे तो ईरान वाकई ही 20 या 25 साल पीछे चले जाएगा। ठीक, यानी आप ये कहते हैं कि वो फाइनल अटैक जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है। खान साहब, ये फाइनल अटैक के हवाले से माजी करीब में भी बहुत सी बातें होती नहीं, ये फाइनल अटैक मुख्तलिफ किस तरीके का होगा और उसकी हैयत किस तरीके की होगी? यहाँ पे तासुर ये बन रहा है कि जैसे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ सर, उसके अर्ली रडार वार्निंग सिस्टम, उसके खड़े जहाज, उसके हैंगर्स, उसके रिफ्यूलिंग सिस्टम, उसके कॉम्प्लेक्स जहाँ पे फौजी रहते हैं, या खत्ते में जो दीगर अहदाफ हैं, या उसके इत्तेहादियों के जो नुकसानात हैं, वो नुकसानात के अंदर नहीं गिने जा रहे। सर, अमेरिका को अगर इतना नुकसान नहीं हुआ तो अमेरिका सिर्फ गुडविल जेस्चर के तौर पे ईरान को मौका दे रहा है कि आओ बैठ जाओ, बातचीत कर लो। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल जो साजिद ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब ईरान की सिचुएशन ये है, देयर इज नो सेंट्रल कमांड, देयर इज नो वन ऑफिस और नो वन इंस्टीट्यूशन जिसके साथ हम नेगोशिएट कर सकें, तो इसलिए नेगोशिएशन करना तो मुश्किल है। जो आप अटैक की बात कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स अमेरिका फ्रस्ट्रेट होकर तो वो अटैक करेगा ना। अगर अभी तो देखें ना, दे आर गिविंग डिप्लोमेसी अ चांस, और डिप्लोमेसी का चांस यही है कि इस वक्त वो हर जितने कंट्रीज भी इसमें एंगेज हैं, ओमान और कतार और टॉप पर जो पाकिस्तान है, तो सबके साथ वो अमेरिकन एंगेज हैं और वो बात करना चाह रहे हैं ईरान के साथ कि भाई डिप्लोमेसी को एक चांस हो। अब वो अगर नहीं होता तो ऑफ कोर्स वो तो फिर वो B2 बॉम्बर्स और एनीथिंग एल्स, वो तो फिर यू कैन इमेजिन व्हाट कैन हैपन।
और जहाँ तक आप कह रहे हैं अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ, अमेरिका को बिल्कुल बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिका के काफ़ी सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई है और अमेरिकन इंटरेस्ट का नुकसान हुआ है। अमेरिका की रेपुटेशन इस पूरे रीजन में एज ए प्रोटेक्टर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो ये समझते थे कि अमेरिका का कवर है हम पर, तो हम पर कोई अटैक नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। तो अमेरिका को भी बहुत यानी तशख़्ख़ुस का नुकसान हुआ है और माली तौर पे भी नुकसान हुआ है। लेकिन जहाँ तक बात है ईरान के हवाले से, और अगर अमेरिका उस पोजीशन के अंदर आ गया कि वो रिटेलिएट करना चाहे तो फिर उसके नताइज जो है वो बहुत मुख्तलिफ देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद खान साहब और साजिद तारिड़ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इटली के दारुल हुकूमत रोम में अगले हफ्ते अमरीकी क़यादत में इजराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होने जा रहा है, जिसे खित्ते में कशीदगी कम करने और जंगबंदी के बाद सिक्योरिटी मुआहिदों पर अमल दरामद को आगे बढ़ाने की एक अहम कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लबनान में जंगबंदी ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती याददाश्त की अव्वलीन शिक है, तो इसलिए भी लबनान में अमन का कायम होना ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि इजराइल और लबनान के दरमियान ये मुज़ाकरात 4 से 6 अगस्त के दरमियान होंगे। उन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी सरहद से मुतल्लिक देरीना तनाज़ात पर तबादला ख्याल होगा। हालिया दिनों में एक पायलट जोन के क़याम और लबनानी सदर जोसेफ ऑन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद सिफारती अमल में नुमायां पेशरफ्त हुई है, जिसने मुज़ाकरात के इस नए दौर के लिए फ़ज़ा को निस्बतन साजगार बनाया है। रोम में होने वाली ये बातचीत दरअसल अमरीका की क़यादत में तय पाने वाले फ्रेमवर्क मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद की जानिब एक अमली कदम समझी जा रही है। मुज़ाकरात के एजेंडे में पायलट जोन्स की तादाद बढ़ाने के अलावा ज़ेरे इल्तवा सरहदी तनाज़ात का हल और एक जामे अमनो सलामती मुआहिदे की तरफ पेशरफ्त शामिल है। लबनान और इजराइल के दरमियान सरहदी तनाज़ात भी बदस्तूर एक बड़ा चैलेंज है। लबनान का मुतालिबा है कि इजराइल उन इलाकों से अपनी फौज वापस बुलाए जो लबनानी हुदूद में आते हैं, जबकि इजरायली सिक्योरिटी जमानतों को किसी भी पेशरफ्त के लिए बुनियादी शर्त करार दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई ने इस दौरान ये वाज़ेह किया कि ईरान और अमरीका के दरमियान किसी भी अमन मुआहिदे का इन्हसार इस बात पर है कि इजराइल लबनान पर अपने हमले बंद करे। मुज्तबा खामनाई ने न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि जनूबी लबनान के अवाम की भी खुलकर हिमायत का इयादा किया और उसे ईरान की स्ट्रेटेजिक जिम्मेदारी करार दिया। उनका यह मौक़िफ़ एक ऐसे वक्त सामने आया जब ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में वक्ती कमी और सिफारती राबितों की बहाली की खबरें गर्दिश कर रही हैं। दूसरी जानिब लबनान खुद भी इस तनाज़े का बराह रास्त फरीक बन चुका है। मार्च में हिजबुल्लाह की जानिब से शिमाली इजराइल पर हमलों के बाद कशीदगी में इजाफा हुआ, जिसकी एक वजह इजराइल की जानिब से लबनानी इलाकों पर मुसलसल बमबारी भी बताई जाती है। जून में अमरीका की सालसी में एक फ्रेमवर्क मुआहिदा तय पाया जिसमें इजरायली अफवाज के मरहलावार इनखला की बात की गई, लेकिन उसके लिए न सिर्फ कोई वाज़ेह टाइमलाइन दी गई बल्कि उसे हिजबुल्लाह के गैर मुसल्लह होने से मशरूत कर दिया गया। ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने यह शर्त मुस्तरद कर दी, जबकि माहिरीन के मुताबिक यह मुआहिदा यकतरफा और इजरायली मौक़िफ़ के करीब तर है। ज़मीनी सूरत हाल भी मुज़ाकरात में इस तातुल की अक्कासी करती है, जहाँ इजरायली अफवाज न सिर्फ लबनान से मुकम्मल इनखला से गुरेज कर रही हैं, जबकि जनूबी लबनान में मुख्तलिफ फौजी कार्रवाइयाँ भी जारी रखे हुए हैं, जिनमें गोलाबारी और सर्च ऑपरेशन शामिल है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हालिया झड़पों में हज़ारों अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन ने भी इजराइल पर जंगबंदी की हज़ारों खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद किया। ऐसे में रोम में होने वाले मुज़ाकरात को एक अहम मौका तो ज़रूर समझा जा रहा है, लेकिन यह सवाल बदस्तूर मौजूद है कि क्या फरीकैन इस पेचीदा तनाज़े के किसी पायदार हल तक पहुंच पाएंगे या ये सिफारती कोशिश भी सिर्फ एक वक्ती पेशरफ्त तक ही महदूद रहेगी। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, रोम अब मरकज़ निगाह बनने जा रहा है, वो इसलिए कि वो जो MOU पहला साइन हुआ था ईरान अमरीका के माबैन, उसकी पहली शिक के अंदर ये बात थी कि लबनान, हिजबुल्लाह वो महाज खामोश होना चाहिए, वहाँ से इजरायली फ़ौज जो है उसे वापस होना चाहिए। तो अब की बार ये जोसेफ ऑन की जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और फिर उसके बाद अभी बेंजामिन नेतन्याहू खुद जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, तो इस मुज़ाकराती राउंड को किस नज़र से देखना चाहिए, कितनी पॉजिटिविटी इसके अंदर ढूंढनी चाहिए? जी बिल्कुल यासिर भाई, आपने सही कहा कि मैं समझता हूं कि जब ये MOU साइन किया गया था तो उसके अंदर जितने भी मामलात थे वो किसी हद तक मेंशन थे, और बहुत सी चीजें थी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, मे बी वो मेंशन नहीं हुए थे, लेकिन उनके बारे में जो बात की जाती थी कि लेबनान में सीज फायर फिल 4 कर दें, तो हम उस वक्त भी ये कहा करते थे कि देखिए 47 साल का आपस में एक ट्रस्ट का गैप है, उसको फिल होने में वक्त लगेगा।
और मेरी नज़र में जो भी इसमें मीडिएटर्स थे, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई और कुछ लोग जो प्रोसेस के बहुत करीब हैं, उन्होंने ये बताया कि दोनों अतराफ, अमेरिका हो या ईरान हो, उनके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो उनके डिसीजन मेकर्स हैं वो इस मामले को हल करने में सीरियस है। बिलखुसूस अमेरिका के हवाले से तो कोई डाउट नहीं था, क्योंकि वो ऑब्वियसली चाहते थे कि ये मसला हल हो जाए। ईरान के अंदर भी एक बड़ी तादाद जो थी उनके डिसीजन मेकर्स की, वो तो ये समझती थी, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहां जरूर थे जिनको आप रेडिकल कह सकते हैं, हॉकिश कह सकते हैं। वो उनका ट्रस्ट का फुकदान इतना ज्यादा था कि वो किसी बात पे भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आपने देखा कि जो लेबनान का इशू है, मेरी नजर में वो अपने एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हुआ उसी वक्त नजर आ गया था। क्योंकि आपने देखा होगा कि लेबनान के अंदर जो मसला है उसको समझने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये समझें कि वहां पे लेबनान की हुकूमत एक अलहदा चीज है और हिजबुल्लाह एक अलहदा चीज है। ठीक है, एक मुल्क की हुकूमत के साथ आप मुज़ाकरात कर सकते हैं। इजराइल का मौक़िफ़ ये था कि हम अगर बात करेंगे तो हम लेबनान के साथ करेंगे। हिजबुल्लाह तो वहां पे एक नॉन स्टेट एक्टर है, यानी वो उन पे हमला आवर हैं, ये उन पे हमला आवर हैं। बिल्कुल इसराइल ने जो तजावुजात की हैं लेबनान के अंदर, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इजराइल को नहीं चाहिए कि वो तजावुजात करे, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही हिजबुल्लाह को भी एक आर्म स्ट्रगल करने से बेहतर है कि आप जब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने। इसी अच्छा, तरह आपने मलिक साहब कहा कि मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने, वो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा किस तरीके से बन सकते हैं? दूसरी बात यह कि एमओयू की जो पहली शेक है सर, उसके अंदर अगर लबनान का तज़किरा है तो ईरान की एनेक्स से देखा जाए तो वो लबनानी उस हुकूमत का नहीं है जिसके सदर जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं। उनकी नजर में लबनान की हुकूमत जो है वो हिजबुल्लाह की है, तो उनके एलाए जो है वो इस पूरे मंजरनामे से बाहर हैं। तो फिर इसका आउटकम जो है वो अमेरिका की नजर में कुछ और निकलना है, इजराइल की चाहतों के मुताबिक कुछ और निकलना है, और ईरान की ख्वाहिशों के मुताबिक तो कुछ और है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो कि दुनिया की यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्री जो मेंबर गवर्नमेंट है उसको आप कहें कि वो हुकूमत नहीं है, और हम एक रेबल फोर्स को हुकूमत मानते हैं? इसका मतलब है आप इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते, आप यूएन को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते। मलिक साहब आपकी जेडीज, आपके एसओपीज, आपके नजदीक जो दुनिया है वो सिफारती आदाब से कुछ और है। लेकिन सर हमने इस दुनिया के अंदर ये देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की दावेदार जो हुकूमत है, जो रियासत है, उसका सदर ये कहे कि हमने असलहा किसी को पहुंचाया था, उन्होंने आगे नहीं पहुंचाया। और वो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें ईरान के अंदर, हम ये भी देखें कि जब शाम के अंदर बशारुल असद की हुकूमत थी तो किस तरीके से किसी दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स को कौन कौन सपोर्ट करता रहा। हमें यह भी मालूम है कि किस तरीके से कुर्दों को सपोर्ट किया जाता है। हमें यह भी मालूम है कि किस तरीके से दुनिया में अपने अपने जो रखे होते हैं स्लीपर सेल, उनको किया जाता है। तो सर वहां पे फिर तरजीहात और तशरीहात मुख्तलिफ हो जाती हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है वो जो तमाम प्रॉक्सीज को सपोर्ट कोई भी करता है वो सही करता है? मेरी नजर में गलत करता है, मैं उसको गलत कहूंगा, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो किसी मुल्क में भी हो। मैं समझता हूं कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसी मुल्क के अंदर, कल खुदा ना खास्ता एक ग्रोह जो है रेबल ग्रोह किसी मुल्क में, हमारे मुल्क के किसी कोने में खड़ा हो और कोई उसको आके सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो हम क्या कहेंगे उसको? हम तो कहेंगे ना कि ये गलत है। हम इसी तरह जो अपने मुल्क के लिए गलत समझते हैं, हमको दुनिया के लिए भी गलत समझना चाहिए। देखिए इस मसले का अगर कहीं पे अमेरिका ने या किसी ने किसी नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट किया है, हम उसको भी कंडेम करेंगे, कंडेम करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो दुनिया का जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको हम यकीन रखते हैं, वो तो नेशन स्टेट्स में यकीन रखता है। नेशन स्टेट्स वो होती हैं जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की मेंबर होती हैं और वो उनकी लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है, रिट ऑफ स्टेट का हक उनका है। अगर उनके मुल्क में कोई नॉन स्टेट एक्टर होगा, आप ये कहें कोई थर्ड मुल्क आके ये बोले कि हम उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, तो बहुत बसत एहतराम यासिर भाई, मैं तो उसको अप्रूव नहीं करूंगा, ना ही मैं उससे एग्री कर पाऊंगा। लेकिन हम क्योंकि इस मसले को हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरी गुजारिश में ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अभी ये मामला तय होने के करीब है। देखिए अगर मज़ाकरात रोम में हो रहे हैं और उस मज़ाकरात के नतीजे में वो तमाम कंसर्न्स जो कि लेबनीज लोगों की हैं वो एड्रेस हो जाती हैं और लेबनान के अंदर अमन हो जाता है, तो मैं तो उसको वेलकम करूंगा। अच्छा मलिक साहब, थोड़ा सा रैशनल होके और हकीकत पसंदाना होके सर, कि आप क्या समझते हैं कि किस हद तक मसला हल? अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स या दुनिया नॉन स्टेट एक्टर्स हिजबुल्लाह को मानती है और हिजबुल्लाह से अभी तक वो इलाके वागुजार तो वो हुकूमत नहीं करवा सकी जो हुकूमत वहां पे बराजमान है, और उस हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर वो हिजबुल्लाह को किस हद तक डिसआर्म कर सकती है?
सर मसला तो जूं का तू ही रहेगा ना। इजराइल की ख्वाहिशात है हिजबुल्लाह डिसआर्म हो, हिजबुल्लाह डिसआर्म होने की बात नहीं करती। हिजबुल्लाह का अलायंस उस मौजूदा हुकूमत के साथ हो नहीं सकता। तो उनसे की गई बात किस हद तक नुमाइशी है और किस हद तक अमली है? देखिए, पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हम दुनिया में रह रहे हैं तो हम किस कानून और ज़ाब्ते के तहत रहना चाहते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि हम जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है जिस पे पूरी दुनिया एग्री करती है, हम उसको नहीं मानेंगे, तो फिर तो इस गुफ्तगू का कोई मंतकी अंजाम नहीं निकल सकता। आपका मौकिफ आपका होगा, मेरा मौकिफ मेरा होगा, देखने वाले का अपना मौकिफ होगा। लेकिन जो दुनिया में रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बना है उसकी वजह यही है कि आप कुछ रूल्स ऑफ द गेम सेट करें, उनके नतीजे में आप इस दुनिया को लेकर आगे बढ़े। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं कि ये हकीकत पसंदाना, या आप कह सकते हैं कि अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो कभी कभी ये रूल्स नजर नहीं आते। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम उस लॉ एंड ऑर्डर जिसके बारे में हम यकीन रखते हैं हम उसको छोड़ दें? मेरी नजर में देखिए, मसाइल हमेशा रहते हैं। मैं ये आपके सामने कभी भी नहीं कह सकता कि तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। जब से ये दुनिया बनी है उस वक्त से लेके मसाइल तो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो सफारतकार होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, वो तो यही कहेंगे कि इस मसले का हल तलाश करने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए, बजुज इसके कि उसके सामने रुकावटें आती हैं। रुकावटें कौन खड़ी करता है, क्यों खड़ी करता है, ये फिर लंबी बहस हो जाएगी। आपका मौकिफ कुछ और होगा, किसी दूसरे का शायद कोई और हो। लेकिन मैं एक चीज पे आपके साथ एग्री करता हूं कि आपका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट और देखने वालों का इंटरेस्ट इस चीज पे तो है ना कि इस खित्ते में अमन होना चाहिए। अमन होने के लिए जरूरी है मुज़ाकरात हो। मुज़ाकरात, मेरी नजर में जो MOU था वो एक ऐसी फाउंडेशन फराहम करता है जिसके नतीजे में आप अमन की इमारत उस पर खड़ी कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं। आपको लेबनान में भी देखना है, फलस्तीन में भी देखना है, आपने हुर्मुज को भी देखना है, आपने ओमान की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी देखना है। लेकिन अब ये मामलात जो है पेचीदा जरूर हैं, लेकिन मैं समझता हूं अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि जो जितने भी लोग हैं, जितने भी अतराफ हैं इस तमाम मुज़ाकरात के अमल में, वो किसी हद तक कुछ मामलात पर जो है वो एग्री हो जाए ताकि एटलीस्ट जो है अमन की तरफ हम लौट सकें। अच्छा मलिक साहब, मेरा एक आखिरी सवाल इस ज़मन में, आप क्या समझते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो इलेक्शन है इजराइल के अंदर, बेंजामिन नेतन्याहू को कौन सा नतीजा जो है वो फ़ायदा दे सकता है लबनान के महाज पे? ये ईरान के महाज को अगर इससे सरफ नज़र भी कर लें तो सिर्फ लबनान के महाज पे कौन सा नतीजा जो है वो बेनिफिट दे सकता? यासिर साहब, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम लीस्ट बॉदर्ड। मैं जो उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो क्या करता है, मैं उसकी ना तो पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूं, ना मैं उस नेतन्याहू के बारे में इतना सोचता हूं। मेरा इंटरेस्ट तो इस खित्ते में अमन है। मैं समझता हूं आप भी ऑफ कोर्स यही चाहते होंगे, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन के आउटकम्स कोई भी हों, जो भी हुकूमत वहां पे होगी, कल ये नहीं होगा कोई और होगा। माजी में यित्ज़हाक रबीन थे जब ये ओस्लो अकॉर्ड हुआ, अभी भी मुख्तलिफ उनके वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि इससे कोई बेहतर शख्स आएगा, कोई प्रैग्मेटिक शख्स आएगा जो जिस तरह से इसने बुचरिंग की है इस इलाके में, वो तो इस खत्ते के अंदर मजीद सिचुएशन तो कॉम्प्लिकेट ही करेगा। अगर ये इलेक्शन हार जाता है तो मैं समझता हूँ जो कोई भी बरसर इक़्तिदार आएगा उसकी प्रायोरिटीज भी यही होंगी कि इन मसाइल का हल तलाश किया जाए। बिकॉज देखिए, परपेचुअली आप हालत जंग में नहीं रह सकते। आपने जो ओस्लो अकॉर्ड के अंदर अपने इसराइल के जो अपने हुदूद थे उसके अंदर इसराइल को लौटना पड़ेगा। इसराइल इस तरह नहीं कर सकता कि वो तजावुजात करता रहे, कभी लेबनान में घुस जाए, कभी दूसरी जगह पे घुस जाए और वो फिर समझे कि यहाँ पे अमन होगा। अमन के लिए जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के रिट ऑफ स्टेट को एक्सेप्ट करें। तो लिहाजा आपके सवाल के जवाब में मैं यूं कहूंगा कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं समझता हूं जो भी हुकूमत है इस वक्त वो किसी हद तक प्रेशर में भी है। इजरायली गवर्नमेंट, आपने देखा होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द US ने कितने सख्त अल्फाज में उनको लताड़ा भी है। तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं है कि वो इम्प्यूनिटी से चलते जाएंगे। हर तरफ से इस चीज का इदराक हो चुका है कि इन मामलात को हमने डिस्कशंस के जरिए हल करना है, वरना ये तसादुम का रास्ता जो है इस खित्ते के लिए, इस दुनिया के लिए, बिलखुसूस अगर आप इकोनॉमिक एंगल से देखें तो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से ये एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स बन रही हैं। तो इनको रोकना जरूरी है, अमन की तरफ लौटना जरूरी है। और जो खुश आइंद पहलू है कि कुछ अमन की जो काविशें हैं वो दोबारा से मुतहर्रिक हुए हैं। मीडिएटर्स पाकिस्तान भी है, कतर भी है, कुछ और दोस्त भी हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो शमा अमन की हम उठाए हुए खड़े हैं तूफान के सामने, वो जलती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकें और इसका कोई बेहतर नतीजा निकल सके, ताकि हर जगह जो है वो ये ख़तरे के बादल जो हैं, ये दहशत गर्दी, ये बारूद की बू जो है,
इसका सफाया हो सके और कुछ बेहतरी का अंसर नुमाया हो सके। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, रावलपिंडी में पाकिस्तान के सबसे बड़ा डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड के इफ्तिताह के साथ ही मुल्क में डिजिटल तरक्की के एक नए दौर का आगाज हो चुका है। स्काई 47 या कराक्रम 1 के नाम से इस मंसूबे को मुस्तकबिल की मईशत और कौमी सलामती के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने दीगर आला हुकाम के हमरा इस मरकज का इफ्तिताह किया, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि हुकूमत हालिया मंसूबे को एक वसी कौमी हिकमत अमली का हिस्सा समझती है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि स्काई 47 एक मुतहर्रिक और तरक्की पसंद पाकिस्तान की जानिब अहम पेशरफ्त है जो मुल्क को जदीद डिजिटल तकाज़ों से हम आहंग करेगा। उन्होंने यह ऐलान भी किया कि कराची और लाहौर में भी इस किस्म के डेटा सेंटर्स कायम किए जाएंगे और तमाम सरकारी इदारों को इस निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा ताकि एक मरबूत और महफूज डिजिटल ढांचा तश्कील दिया जा सके। यह डेटा सेंटर चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी ZTE के इश्तराक से कायम किया गया, जो इससे पहले भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर चुकी है। इस शराकतदारी को टेक्नोलॉजी के मैदान में दो तरफा ताउन की एक अहम मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके जरिए जदीद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सलाहियतों को यकजा किया गया है। स्काई 47 दरअसल एक जदीद डेटा सेंटर है जिसमें बड़ी मिकदार में मालूमात को महफूज करने, प्रोसेस करने और मुंतकिल करने की सलाहियत मौजूद होगी। इसमें जदीद स्टोरेज सिस्टम, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, GPUs और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स नस्ब किए गए हैं। GPUs खास तौर पे तेज रफ्तार डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और AI की एप्लीकेशंस में इनका किरदार कलीदी होता है, क्योंकि ये पेचीदा डेटा को कम वक्त में प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं। ये डेटा सेंटर 1000 रैक्स की गुंजाइश रखता है, जिसमें बड़ी तादाद में सर्वर्स नस्ब किए जा सकते हैं। आलमी सतह पे इस वक्त तकरीबन 12000 डेटा सेंटर्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में उनकी तादाद सिर्फ 22 के करीब है, जो मुल्क की डिजिटल जरूरियात के मुकाबले में बहुत कम है। इस पूरे मंजरनामे में स्काई 47 जैसे मंसूबे को एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। डेटा सेंटर्स की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया की बड़ी कंपनीज जैसे अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपनी खिदमात इन्हीं मराकज़ के जरिए फराहम करती हैं। ये कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग और दीगर डिजिटल सर्विसेज में आलमी सतह पर नुमाया मकाम रखती हैं। पाकिस्तान में कायम होने वाला ये नया मरकज सरकारी इदारों को एक ही जगह पर अपना डेटा महफूज करने की सहूलत फराहम करेगा, जहां सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के तहत यह तय किया जाएगा कि कौन इस डेटा तक रसाई हासिल कर सकता है। यूं साइबर खतरात को कम करने में मदद हासिल होगी और इस मंसूबे का एक अहम हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड है, जिसके जरिए बड़े पैमाने पर डेटा का तज्जिया, मशीन लर्निंग मॉडल्स की तरबियत और जदीद डिजिटल सर्विसेज की तैयारी मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान ने AI के एक बड़े मैदान में कदम रखा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस डेटा वॉलेट पाकिस्तान ने निजी शोबे के इश्तराक से मुल्क का पहला खुद मुख्तार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड मुतारिफ करवाया था, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि मुल्क में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है। मजमूई तौर पे स्काई 47 एक नए डिजिटल दौर का आगाज है, क्योंकि पाकिस्तान का डिजिटल गवर्नेंस का मॉडल पहले ही बहुत से मुल्कों के लिए काबिल तकलीद बन चुका है और अब हालिया पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान ने इस मैदान में एक बार फिर हासिल कर ली है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया IT एक्सपर्ट जीशान अहमद साहब ने। जीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जीशान साहब, ये स्काई 47 का मंसूबा है, ये पाकिस्तान के लिए डिजिटल के महाज के ऊपर किस हद तक गेम चेंजर साबित होगा? एक तो थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये एक्चुअल एक नया चैप्टर है इन आवर डिजिटल जर्नी। ये हमें एज अ कंट्री, एज अ मुल्क एक कंज्यूमर से एक सर्विस प्रोवाइडर की तरफ लेके जा रहा है, जिसके पास खुद एक सॉवरेन डेटा है, सॉवरेन AI कंप्यूट है, सॉवरेन एक टेक्नोलॉजी है, जिसके बहुत सारे मफाद हैं। जॉब क्रिएशन होगी, सर्विस एक्सपोर्ट होगी एंड एक इकोनॉमिक पूरी एक्टिविटी चलेगी इसके साथ। अलॉन्ग विद दैट एक साइबर सिक्योरिटी का बहुत स्ट्रांग एलिमेंट आएगा कि डेटा सिक्योरिटी आपके हाथ में होगी, किसी बाहर एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर के पास नहीं होगी आपकी। अच्छा जीशान साहब, जो कहा जाता है कि ये तमाम इदारों का डेटा एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाएगा, ये इसको डेटा सेंटर बनाना या डेटा सेंटर का मरकज बनाना, इस हवाले से पाकिस्तान के अगर निज़ाम को देखा जाए तो वो बहुत पेचीदा है। यहाँ पे हमारे जो इदारे हैं वो एक दूसरे से लिंक नहीं होते, बेशुमार मसाइल हैं। हालांकि उन तमाम तर की जो सहूलियात हैं वो एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं, लेकिन उनका डेटा मुंसलिक नहीं होता। हमें कहीं एक से अप्रूवल करवानी पड़ती है, किसी दूसरी जगह से जांच करवानी पड़ती है, फिर किसी तीसरी जगह पे जाके उसे मुंतकिल करना पड़ता है। तो अब इस मॉडल से आसानी क्या होने वाली है? फिर आपके सवाल में ही आपका जवाब है
जब तक डेटा फ्रेगमेंटेड है, डिफरेंट जगहों पे पड़ा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये पाकिस्तान का जो ये प्रॉब्लम है, ये कोई यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में प्रॉब्लम है। बट ये उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है कि हर चीज को एक सॉवरेन सिक्योर एनवायरनमेंट में लेके आएगा। डेटा एक बार जब आपके पास इन हाउस हो जाता है, उसको यूज करना, उसको इंप्लीमेंट करना बिकम्स वेरी इजी, इट बिकम्स वेरी फास्ट। उसमें एक स्पीड आती है, एफिशिएंसी आती है, क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी आती है। सो ये जो हमारा इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि डेटा ब्रोकन है, फ्रैगमेंटेड है, इदारों की कनेक्टिविटी नहीं है, श्योर शुरू में थोड़े टीथिंग चैलेंजेस आएंगे, वो दुनिया में आते हैं। सो हम उसमें यूनिक नहीं है, बट क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए गए हैं, जो लीडरशिप इन प्लेस है, आई थिंक इसका नेट रिजल्ट बहुत जल्दी मुल्क में आपको नजर आने शुरू हो जाएगा कि एक एज ए आर्म सिटीजन मेरी जिंदगी बहुत आसान होने शुरू हो जाएगी जब गवर्नमेंट की चीजें सारी डिजिटाइज हो जाएंगी। अच्छा सर, जिशान साहब, आपको भी मालूम है हमारे यहाँ बड़ा एक आम तासुर है, जब भी कोई नई स्कीम मुतारिफ करवाई जाए, कोई नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई जाए, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि देखिए जी, हमारे यहाँ पढ़े लिखे तबके की तादाद कितनी है, हमारे यहाँ ऐसे लोग कितने हैं जो मोबाइल एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, ऐसे लोग कितने हैं जिनको एप्लीकेशंस का पता है, ऐसे लोग कितने हैं जो अपना नाम लिख सकते हैं, ऐसे लोग कितने हैं जिनको ये क्लाउड का पता होगा। तो ऐसे माहौल के अंदर ऐसे निज़ाम का जो है आना, वो किस हद तक ये इशारा देता है कि ये मुआशरा उसके साथ जलन हो सके? सर, ये मैं ना इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता, क्योंकि एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आज अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, हम सबके हाथ में फोन है और हम सबके पास इंटरनेट है, तो ये कहना कि शहरी फोन नहीं यूज करता, एप्लीकेशन नहीं यूज करता, मैं इस बात को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड करता हूं। वी हैव द हाईएस्ट मोबाइल फोन यूसेज अडॉप्शन इन द रीजन एंड मे बी इन द लार्जर कॉन्टिनेंट। सेकेंडली, आज वो आम शहरी एक ऑफिस में जाता है, लाइन में लगता है और फॉर्म भरता है, वो अंगूठा लगाता है, डेटा लिखता है, साइन करता है। प्रोसेस को आपने उनके फोन पे लाके उनके लिए आसान कर दिया है। वही चीज जिसमें 2 दिन लगते थे, अब वो 15 मिनट में होके देगी। सो मुझे तो किसी भी लिहाज से नहीं लगता है कि ये मुश्किलात खड़ी करेगी। हाँ, ये बहुत आसानी खड़ी करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई काम इस्लामाबाद में है और आप किसी सेकंड सिटी में रहते हो, लाइक जेलम, मोकाड़ा, तो आप अपने फोन से अपना काम कर सकते हो। सो ये काम आसान होगा, ये काम किसी भी तौर पे मुश्किल नहीं होगा। तो सर, अगर एआई क्लाउड को देखा जाए तो उसके जरिए मकामी सतह पे किन नई टेक्नोलॉजीज से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है, या किस तरफ को हम टर्न कर सकते हैं? अगर एआई मॉडल्स के ऊपर बात करें या उसकी मॉड्यूल्स के ऊपर बात करें, तो हमारे यहाँ ये है कि अभी वो 100% जो है वो मुस्तरद नहीं है। अभी उसके अंदर प्रॉम्प्ट के इश्यूज आते हैं, उसके इस्तेमाल के अंदर भी कुछ लूप होल्स हैं। बहुत सारे लोग ये चैट जीपीटी के ऊपर भी एतराज उठाते हैं कि जब आप उसका इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे अमेरिका की कोई कहानी लिखनी हो, वो अभी भी लिख देता है कि साबिक सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। इस तरह के बहुत लूप होल्स हैं जिसको फेस अभी करना पड़ रहा है, और दुनिया कह रही है कि इसमें अभी जिद्दत पसंदी आएगी, परफेक्शन आएगी। तो इस तरह के मसाइल किस हद तक होंगे? सर, मैं आपको एक बात बताता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बात को आप एब्जॉर्ब करें। ये जो एआई की दुनिया है एज ए यूजर, ये सिर्फ 1300 दिन पुरानी है। ठीक है। ये जो हम जिस नई दुनिया में रह रहे हैं, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 1300 दिन पुरानी है, जब से इंडिविजुअल यूजर के हाथ में एआई का एक्सेस आया है, एलएलएम के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू। क्या इसमें प्रॉब्लम्स होंगी? हर टेक्नोलॉजी की तरह इसमें प्रॉब्लम्स होंगी, बट इसकी स्पीड ऑफ रेक्टिफिकेशन या स्पीड ऑफ रिकवरी बहुत तेज है। सो जिस तरह दुनिया आगे निकली, हम भी इंशाल्लाह वहां निकल जाएंगे। बट आई टेल यू, स्काई 47 इसमें रोल क्या अदा करेगा? दुनिया ऑपरेट करती है ऑन इंग्लिश लैंग्वेज मॉडल्स एंड वेस्टर्न या लार्जर डेवलप्ड कंट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये डेटा सेंटर जो इसके पास कंप्यूट पावर है, जो इसके पास इंजीनियरिंग है, जो ये चीजें कर सकेगा डेटा पे, वो पाकिस्तान इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको नजर आए कि एक उर्दू प्रॉम्प्ट वाला आपको एलएलएम मिल जाए जो स्काई 47 के थ्रू होस्ट हो रहा हो। सो ये प्रॉब्लम्स, to your question sir, problems थोड़ी सी रहेंगी, but problem should not be कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ना हो। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन eventually will take over, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा सर, कोई भी नई जदीद चीज जो है वो मार्केट के अंदर आए तो बहुत से के लिए वो अट्रैक्टिव भी होती है और बहुत से लोगों के लिए वो परेशानी का बायस भी बनती है। जैसे ये इससे मिला जुला सा एक सवाल है, लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर जो आम सारिफ सोचता है कि जैसे अभी एक खबर आई कि चाइना के अंदर रोबोट्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए जा रहे हैं कि वो एक जो मजदूर है उसका काम करेंगे।
चाहे वो ऑफिस के अंदर हो या चाहे किसी भी साइट के ऊपर मौजूद हो, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एआई जो है वो आम फर्द की नौकरियां खा जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि एआई को लेके मुस्तकबिल किस हद तक आसान होने वाला है? बेरोजगारी के डर से जो लोग बैठे हुए हैं उनको रोजगार किस तरीके से मिलेगा, या वो खुद को अपडेट किस तरीके से कर सकते हैं? सर, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हमारे सीनियर थे, वो बताते थे कि शुरू में जब कैलकुलेटर आ रहा था तो जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग हैं वो उस टाइम पे बहुत अनकंफर्टेबल थे कि हमारी नौकरी ले लेगा। बट कैलकुलेटर ने किसी की नौकरी नहीं ली, बट किसी का काम आसान जरूर कर दिया। हमने एआई को बिल्कुल इसी लेंस से लेना है। एआई आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि जो एक इंसान एक छोटा काम कर सकता था वो शायद अब 4 लोगों के काम कर सके। क्या ट्रेडिशनल रोल्स नौकरियों के चेंज होंगे, खत्म होंगे? हर टेक्नोलॉजी के साथ खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब गाड़ी आई तो घोड़े वाला खत्म हो गया, राइट? गाड़ी पे आ गया और गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन गाड़ी से इंजीनियर आ गया, मैकेनिक आ गया, पेंटर आ गया। सो एआई भी उसी तरह जिन चीजों को रिड्यूस करेगा उससे बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेट पे वहां पे नौकरियां खड़ी भी करेगा। और ये एक एवोल्यूशनरी साइकिल है, ये हर नई शिफ्ट चेंज टेक्नोलॉजी के साथ आता रहता है। एंड टू द पॉइंट कि सर, जो बेरोजगार ये किसी इंसान का है जिसको फियर होना चाहिए, इसका मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आज आप उर्दू यूट्यूब चैनल से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप 10 चीजें एआई की सीख सकते हैं, आप अपने बिजनेसेस खड़े कर सकते हैं अपने फोन से ही। सो वो इंसान जिसके पास शायद एक नौकरी का एक्सेस नहीं था, वो आज एक अपॉर्चुनिटी रखता है खुद एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनने की। सो इस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल सही व्यू पे इसको लेके जा रही है, बिकॉज ये दुनिया के साथ चलने वाली टेक्नोलॉजीज है और नेक्स्ट जॉब्स, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट्स यहीं से निकलेंगी। नेक्स्ट जो मुलाजमतें हैं वो यहीं से निकलेंगी। जिद्दत पसंदी की दौड़ के अंदर खुद को शामिल रखना चाहिए और पाकिस्तान की तरफ से ये बेहतर कदम जो है वो उठाया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।